बच्चों आज हम सीखने वाले हैं अध्याय 9 वृत्त का प्रमेय 9.7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है इस चैप्टर का। क्या कहता है देखिए, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है, उसे चित्र यहां पे बनाया गया है। मैं आपको इसको पूरी कहानी से बताऊंगा। एक वृत्त है मेरा, देख ठीक है, यह माना मेरा वृत्त है। तो वृत्त का एक केंद्र होता है जरूर, ठीक है, माना इसका केंद्र क्या है, O है, और इसका एक चाप, चाप किसको बोलते हैं बच्चों ये भी समझ लीजिए आप। चाप बोलते हैं वृत्त में, इस वृत्त की परिधि पर मैं कोई दो बिंदु ले लूं, माना एक बिंदु मेरा A है और दूसरा बिंदु मैंने B ले लिया यहां पर, ठीक है। तो A से B तक की जो ये लंबाई है इसको हम क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, आर्क अंग्रेजी में। समझ रहे हो बात। ये क्या प्रमेय क्या कह रहा है देखिए, वृत्त के एक चाप द्वारा, तो ये वृत्त का एक चाप हो गया, ठीक है, समझ आ गई बात। द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र क्या है इसका, O है, केंद्र पर अंतरित कोण माने बनाया गया कोण। इस चाप के द्वारा केंद्र पर कोण कैसे बनेगा, मैं A को O से मिलाऊंगा और B को भी O से मिलाऊंगा, तो ये वाला कोण जो होगा ये क्या कहलाएगा, केंद्र पर अंतरित कोण कहलाएगा। आगे बात समझ में देखो, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के, अब वृत्त का शेष भाग कौन सा बच गया, इस चाप को छोड़कर यह बच गया। समझ में आ रही बात, यह वाला बात, ठीक। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, माना शेष भाग में कोई बिंदु है मेरा यहां पर, ठीक है, यह बिंदु को मैं माना P कह दूं, ठीक है। तो इस पर बनाया गया कोण किसके द्वारा, इसी चाप के द्वारा, इस चाप के द्वारा इस बिंदु P पर बनाया गया कोण कैसे पता करूंगा, मैं A को P से मिलाऊंगा और B को भी P से मिलाऊंगा। समझ में आ रही बात। तो यह वाला कोण, समझ रहे हो बात, माना ये कोण 1 है और ये कोण मेरा क्या है 2, मैं इसको नाम दे दूं। तो यह प्रमेय क्या कहता है कि वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग के, शेष भाग में कई सारे बिंदु आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यह वाला भाग शेष भाग कहलाएगा, कहीं भी हो सकता हो बिंदु, मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर जरा सही लग रहा है। वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का, माना वृत्त के शेष भाग पर कोई बिंदु क्या है, P है, तो P पर अंतरित कोण का दुगना होता है यह वाला कोण। समझ लो, ये वृत्त की प्रॉपर्टी है, यानी कि कोण 1 जो होगा, कोण 1 का मान कितना होगा बच्चों, कोण 2 के मान का दुगना होगा। जब समझ में आ रही नहीं आ रही बात, ये सिद्ध करना है हमको। तो कोण 1 जो होगा कोण 2 का दुगना होगा, ठीक है, आगे बात समझ में। तो वही चित्र यहां पर बनाया गया, जरा यहां पर इसने PQ और A यहां पर लिख दिया है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ये वृत्त का PQ क्या है, चाप है। PQ चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा कोण कहलाएगा, कोण POQ, ठीक है। देखो इसमें दिया है, यहां पर हम दिया है, क्या दिया है आपको प्रश्न में, वो चीज यहां लिख दी गई है। PQ वृत्त का एक चाप है, ठीक है, जो केंद्र O पर कोण POQ अंतरित करता है, माने बनाता है। वृत्त के शेष भाग के, वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु A पर कोण क्या बन रहा है बच्चों, कोण PAQ है। कौन सा, यही चाप जो है वृत्त के शेष भाग के बिंदु A पर कोण कौन सा बना रहा है, कोण PAQ बना रहा है। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि कोण POQ क्या होगा बच्चों, कोण PAQ का दुगना होगा।
यानी कि कोण POQ बराबर 2 गुणा कोण PAQ। समझ आ गई नहीं आई बात? ये सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए क्या करते हैं, हम एक रचना करते हैं। ठीक है, अब इसको मिटा देता हूं। इसमें 3 स्थितियां होती हैं बच्चों। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक ही स्थिति की बात कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, एक ही स्थिति की बात कर रहा हूं। इसमें 3 स्थितियां हैं, 2 स्थितियां और भी हैं, तो फिर एक समझ जाएंगे आप, तो दोनों के लिए सेम वही चीज होती है। तो हम यहां पर एक रचना करते हैं। रचना क्या करते हैं देखिए, तो ये रचना आपको बड़े उससे समझनी पड़ेगी। ठीक है, रचना हम क्या करते हैं, ए से, बिंदु ए से एक रेखाखंड खींचते हैं जो कि ओ से जाता है आगे। समझ में आ रही बात? बिंदु ए से एक ऐसा रेखा खींचते हैं या रेखाखंड खींचते हैं, कहां तक, यहां तक। माना ये बिंदु मेरा M है। ठीक है, हमने क्या किया, एक रेखाखंड AM खींचा जो कि केंद्र O से होकर जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिंदु A से रेखाखंड AM खींचा जो केंद्र O से होकर जाता है। केंद्र O से होकर जाना चाहिए उसको। ठीक है, अब हम देखिए जरा, एक सुविधा के लिए हम क्या कर देते हैं, इन कोणों के नामकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नामकरण। ठीक है, तो यहां पर यदि मैं इन कोणों के नामकरण करूं, तो माना ये कोण मेरा 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है, इस कोण को 3, इस कोण को 4, इस कोण को 5, इस कोण को 6, ऐसे नामकरण कर दिया मैंने। आ रही बात समझ में? इससे थोड़ा सा मुझे क्या होता है कि पूरा कोण नहीं लिखना पड़ेगा, मैं खाली कोण 1 लिख दूंगा। जैसे मुझे कोण POM नहीं लिखूंगा, तो कोण क्या लिख दूंगा, उसकी जगह पर 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक छोटी क्लासों में हमने एक प्रमेय पढ़ा हुआ है। वो प्रमेय क्या है कि एक त्रिभुज है। देखिए, एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का ये बहिष्कोण कहलाता है। इस वाले कोण को क्या बोलते हैं हम, बहिष्कोण। बहिष्कोण। ठीक है, तो यह प्रमेय क्या कहता है कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, यही चीज यूज होने वाली है इसमें, बहिष्कोण उसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मतलब यह है कि यदि ये त्रिभुज के ये कोण माना 1 है, ये कोण माना 2 है, ये कोण माना क्या है 3 है, और ये कोण मैंने क्या मान लिया 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बहिष्कोण प्रमेय भी बोला जाता है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण प्रमेय। तो जो बहिष्कोण होता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इसके अभिमुख अंतःकोण क्या हुआ बच्चों, इस कोण के लिए इस वाले कोण को छोड़ करके, जो इसके साथ लगा हुआ है, इसको छोड़ करके जो अन्य 2 कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। यानी कि कोण 4 किसके बराबर होता है, कोण 1 धन कोण 2 के बराबर। तो ये क्या कहलाता है, बहिष्कोण प्रमेय कहलाता है। अब ये आया कैसे, इसको आप सिद्ध भी कर सकते हैं।
ठीक है, कैसे आया है देखिए, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 कितने अंश होगा, 180 अंश होगा। समझ में आ रही बात, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और कोण 3 धन कोण 4 बराबर भी कितना होगा, 180 अंश होगा, होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ही एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, यह भी हमने पढ़ा हुआ है। समझ में आ रही बात, तो कोण 3 धन कोण 4 भी 180 अंश होगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 भी 180 अंश के बराबर होगा। यानी कि ये चीज इसके बराबर होगी, होगी नहीं होगी, इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होने चाहिए। तो इसका मतलब कोण 3 धन कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 के बराबर। तो कोण 3 को उधर ले जाएंगे तो कोण 3 से कोण 3 क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, उधर ले जाएंगे ना दूसरे पक्ष में, तो ऋण कोण 3 हो जाएगा। तो यहां से कोण 4 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, वही चीज लिखा है मैंने। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद होना चाहिए। क्या चीज, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके अभिमुख अंतः कोणों के योगफल के बराबर या योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो रचना के बाद हमारी उत्पत्ति कैसे करेंगे देखिए इसकी। तो यहां पर देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके, ठीक है। एक त्रिभुज क्या बन रहा है बच्चों, AOP, और दूसरा त्रिभुज AOQ, ठीक है। त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में कोण 1 क्या है, इसका बहिष्कोण है। देखो जरा सा, कोण 1 क्या है, कोण 1 क्या है, बहिष्कोण, बहिष्कोण है। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है, कोण 1 बराबर किसके होगा, अभिमुख, इस त्रिभुज के अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला कोण छोड़ देंगे जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला कोण। तो कोण 3 धन कोण 5 के बराबर होगा, कोण 1, ठीक है। कोण 1 बराबर कोण 3 धन कोण 5। तो ये कहां से आया आपका, बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से, जो मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, आप पूरा भी लिख सकते हैं उसको, ठीक है। और तो ये मेरी समीकरण क्या हो जाएगी, 1, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और इसी प्रकार त्रिभुज AOQ में, AOQ में इसमें क्या है मेरा, कोण 2 जो है बहिष्कोण है, कोण 2 क्या है बच्चों, बहिष्कोण है। तो इसलिए कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 धन कोण 6 हो जाएगा। ये बात आ गई समझ में। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, ये सेम रीजन, बहिष्कोण, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम क्या कर देते हैं, क्योंकि मुझे पूरा कोण निकालना है, तो हम ये दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये समीकरण 2 है मेरी, ठीक है। इसलिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 5 धन कोण 4 धन कोण 6। ठीक है बच्चों, ये मेरी समीकरण क्या होगी, 3 होगी। अब देखिए इसको, अब इस त्रिभुज की यदि मैं बात करूं, इस त्रिभुज को जरा सा देखिए, त्रिभुज AOP। तो ये कैसा त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है जरा देखो। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है। दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और तीसरा होता है
समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है, बताओ। देखिए चीज, ये जो OA है बच्चों, OA ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या, O से लेके A तक, और O से लेके P तक ये भी क्या है, वृत्त की, ये भी त्रिज्या ही है। तो वृत्त की त्रिज्याएं तो बराबर ही होंगी ना, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, साथ ही ये भुजा इस भुजा के बराबर भी है, OQ भी त्रिज्या ही है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसका मतलब ये जो त्रिभुज है कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी बराबर होते हैं, पता है बात? तो यानी कि जो भुजाएं बराबर है ना, उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण 5। इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, कोण 3, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाने वाले हैं, समझ रहे हो बात? तो यहां पर देखिए त्रिभुज AOP क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें कौन कौन सी भुजा बच्चों, जिसमें भुजा AO बराबर PO या OA बराबर OP। OA किसके बराबर है, OA बराबर है OP के। तो इसका मतलब यह हुआ कि OA के सामने वाला जो कोण है कोण 5, और OP के सामने वाला कोण 3। इसका मतलब कोण 5 इसके बराबर है, कोण 5 बराबर कोण 3 के, ठीक है। इसको मैं समीकरण क्या लिख दूं, 4, ठीक है। आ रही बात समझ में? इसी प्रकार यहां पर हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार इस त्रिभुज में, ठीक है, कोण 4 किसके बराबर है, यानी कि कोण 6 कोण 4 के बराबर है, कोण 6 बराबर कोण 4। इस समीकरण को, इसको समीकरण 5। तो समीकरण 4 और 5 से ये मान हम यहां रख देते हैं समीकरण 3 में। आगे बात समझ में? तो देखिए अब यहां पर ये समीकरण 3, 4 और 5 से, ठीक है। समीकरण 3 क्या है मेरा बच्चों, कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3। तो कोण 3 हमको चाहिए ही, ठीक है। तो कोण 3 को कुछ नहीं करना है, धन कोण 4 किसके बराबर है, कोण 4 को भी कुछ नहीं करना है, देखिए, क्योंकि कोण 4 भी मुझे चाहिए। कोण 5 को तो चेंज करना पड़ेगा। तो कोण 5 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर। तो कोण 5 की जगह पर कोण 3 लिख देंगे, समझ रहे हो बात? कोण 5 की जगह पर, क्योंकि कोण 5 कोण 3 के बराबर है, धन कोण 4 मुझे चाहिए, क्योंकि कोण 4 तो इधर ही है ना, लेकिन मुझे कोण 6 नहीं चाहिए। तो कोण 6 किसके बराबर है, कोण 4 के बराबर है। तो ये कोण 4 लिख देंगे इसके बदले। आगे बात समझ में? अब ये कितना हो जाएगा, देखिए, कोण 1 धन कोण 2, कोण 1 धन कोण 2 क्या चीज बन रहा है बच्चों, देखो जरा सा, कोण POQ बन रहा है, नहीं बन रहा है? कोण 1 यहां से यहां तक, कोण 2 यहां से यहां तक, तो पूरा कोण क्या बन गया, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो कोण POQ बन जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं कोण POQ लिख सकता हूं, ठीक है। कोण 3 में कोण 3 जोड़ेंगे तो 2 कोण 3 हो जाएगा। x में x जोड़ के क्या होता है, 2x। तो कोण 3 धन कोण 3 बराबर 2 कोण 3। ऐसे ही कोण 4 धन कोण 4, 2 कोण 4, ठीक है। तो यहां से कोण POQ बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 भयनिष्ठ है, तो 2 को बाहर ले लेंगे। कोण 3 धन कोण 4, तो कोण POQ बराबर 2, कोण 3 धन कोण 4 क्या कोण बन रहा है बच्चों, देखो जरा सा, कोण 3 यहां से यहां तक, कोण 4 यहां से यहां तक, तो पूरा कोण बन गया है यहां से लेके यहां तक। तो इस कोण को क्या बोलूंगा मैं, कोण PAQ। तो किसकी जगह पर क्या लिख देंगे, कोण PAQ। तो यही तो सिद्ध करना है मुझे,
आ रही बात समझ में? तो हमें सिद्ध करना था कोण POQ बराबर 2 कोण PAQ, अर्थात किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष परिधि पर के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने प्रमेय सिद्ध किया।